सॉरी स्टूडेंट्स, ये बार बार कुछ टेक्निकल एरर्स के कारण वीडियो बंद हो जा रहा था, बट कोशिश करेंगे इस वीडियो में फाइनल चैप्टर यानी 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो अभी अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 78 तक किया है। 78 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन, सॉरी, सागर कृषि किससे संबंधित है? मत्स्यन से संबंधित है। हाँ, हम क्वेश्चन नंबर 79 भी कर चुके थे, जिसमें ये पूछा कि समुद्री संसाधनों द्वारा क्या प्राप्त किया जा सकता है? मत्स्यन, खनिज, पेट्रोलियम या उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी रहेगा। नहीं, जितने भी मैरीन रिसोर्सेज हैं, जो समुद्र से लगभग सारे संसाधन प्रयोग किए जाते हैं। मत्स्य भी निकाला जाता है, यानी मछली उत्पादन किया जाता है, खनिज उत्पादन भी किया जाता है, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन भी किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। दामोदर घाटी में जिस खनिज के विशाल भंडार हैं वह क्या क्या है? यानी दामोदर घाटी मीन्स झारखंड से आपका पश्चिम बंगाल वाला रीजन। यहाँ पर कौन सा, यहाँ पे एक पठार है, छोटा नागपुर पठार। ठीक है। अब छोटा नागपुर पठार लगभग सभी खनिजों के लिए जाना जाता है, बट दामोदर घाटी के आसपास का एरिया है, वहाँ पे कोल का प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है। ठीक है, कोल प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा कोयला। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीयक उत्पादन में इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, नहीं पूछना है। व्यवसाय, परिवहन, संचार, विनिर्माण। जो व्यवसाय है, परिवहन है, संचार है, ये तीनों ही आपके टर्सरी सेक्टर में आएंगे, लेकिन जो विनिर्माण सेक्टर है ये आपका सेकेंडरी एक्टिविटी है, सेकेंडरी एक्टिविटी है, द्वितीयक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन का डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उत्पादन से संबंधित नहीं है? प्राथमिक उत्पादन से संबंधित नहीं। प्राथमिक उत्पादन वो सारे कार्य होते हैं जो डायरेक्टली नेचर से यानी जो प्रकृति है उससे डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, यानी उनके द्वारा जो लगभग जैसे कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली नेचर से कनेक्टेड हैं। थोड़ा सा भी अगर नेचर में हेर फेर हुआ तो इन सब का उत्पादन भी घट बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों में जो प्राथमिक उत्पादन से संबंधित नहीं है, नहीं पूछा यहाँ पे। मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, दुग्ध उत्पादन, ये तीनों ही प्राइमरी सेक्टर की काम है, लेकिन वस्त्र बुनाई ये आपका सेकेंडरी सेक्टर है, यानी किसी भी चीज़ का एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना ये आपका सेकेंडरी सेक्टर का कार्य होता है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय अर्थव्यवस्था की द्वितीय अवखंड से संबंधित नहीं है? सेकेंडरी सेक्टर में इनमें से कौन सा नहीं आता? सेकेंडरी सेक्टर की व्यवस्था ये होती है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसकी वैल्यू को चेंज करेगा। जैसे कपड़े, जो आपका कॉटन था, कॉटन को किसने प्रोड्यूस किया? प्राथमिक गतिविधि ने, यानी कृषि से कॉटन निकला, कॉटन को हमने कपड़ा बना लिया। ठीक है, कॉटन को क्लॉथ बना लिया, तो ये हमने केवल क्या की? फॉर्म चेंज की। ऐसे ही हमने गेहूं हमने उत्पादन किया खेती से, कृषि से, प्राइमरी सेक्टर से, हमने उसका आटा बना लिया, केवल उसकी फॉर्म चेंज कर ली, उसकी वैल्यू बढ़ा ली। तो ये सारे काम किस में होते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में। तो यहाँ पे पूछा कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी सेक्टर से संबंधित है। ठीक है, निर्माण कार्य, व्यापार एवं वाणिज्य, खनन एवं एकत्रीकरण, अन्य सेवाएं। अन्य सेवाएं ये सर्विस सेक्टर में आएंगी, टर्सरी सेक्टर है। खनन एवं एकत्रीकरण ये प्राइमरी सेक्टर है। व्यापार एवं वाणिज्य ये आपका टर्सरी सेक्टर है, जबकि निर्माण कार्य ये आपका सेकेंडरी सेक्टर है। ठीक है, करेक्ट आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट है सफ़ेद कॉलर श्रमिक कौन से होते हैं? सफ़ेद कॉलर श्रमिक कौन से होते हैं? चतुर्थक सेवाएं, तृतीयक, पंचम, उपरोक्त। तो यहाँ पे सारे आप याद कर लीजिए। जो प्राथमिक गतिविधि होती है, प्राइमरी एक्टिविटी होती है, उसमें जो लोग कार्य करते हैं उनको रेड कॉलर वर्कर कहा जाता है। रेड कॉलर वर्कर्स, आपका जो लाल कॉलर के वर्कर्स। ठीक है, ऐसे ही जो आपका सेकेंडरी वाला है, सेकेंडरी वालों को ब्लू कॉलर वर्कर कहा जाता है, नीले कॉलर के श्रमिक। ऐसे ही टर्सरी सेक्टर में पिंक कॉलर वर्कर्स, गुलाबी कॉलर श्रमिक। क्वार्टनरी को वाइट कॉलर वर्कर्स, यानी जो सफ़ेद कॉलर या श्वेत कॉलर श्रमिक बोला जाता है, वो क्वार्टनरी को बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो चतुर्थक रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। ऐसे ही जो पांचवा सेक्टर है उसमें जो लोग कार्य करते हैं उनको गोल्डन कॉलर वर्कर कहा जाता है। ठीक है, सुनहरा कॉलर श्रमिक। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। संसाधन निर्माणकारी कारक हैं, यानी संसाधन निर्माणकारी कारक है प्रकृति, मानव, संस्कृति, उपरोक्त सभी, यानी रिसोर्स क्रिएटिंग फैक्टर्स। ठीक है, यानी संसाधन को बनाने वाले कौन कौन से कारक हैं? प्रकृति, मानव, संस्कृति। यहाँ पे करेक्ट आंसर तीनों ही रहेगा। ये ट्रिनिटी ऑफ रिसोर्सेज कहे जाते हैं। ठीक है, यानी नेचर, मैन और कल्चर, ये तीनों अगर आपस में मिल गए तभी कोई भी वस्तु एक रिसोर्स बन पाएगी, कोई भी एक वस्तु एक संसाधन बन पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 80। विश्व में सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है, सॉरी, विश्व में सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? स्टील प्रोडक्शन कंट्री कौन सी है? तो अभी हमने बताया चाइना पहले नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे इंडिया है, तीसरे नंबर पे जापान है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइड राइट
ठीक है, इधर देख लीजिए अगर क्लियर समझ में नहीं आ रहा। साइडराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? साइडराइट किसका अयस्क है? लोहे का, जिंक का, सोने का, टिन का? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका लोहा। लोहे की चार ओर आप खासकर ध्यान रखेंगे, चार अयस्कों का ध्यान रखेंगे, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लैमोनाइट और साइडेराइट। साइडेराइट सबसे खराब कोयला होता है जिसमें इम्प्योरिटी की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। सॉरी, यहाँ पे लोहा लोहा है, ठीक है, ये लोहे का है ना कि कोयले का। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ठीक है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी एक ऐसा सोर्स ऊर्जा का जो समय के साथ उसकी मात्रा घटे ना, लगातार बढ़ती चली जाए। ठीक है, बढ़ती नहीं मतलब कांस्टेंट रहे, यानी रिन्यू होती रहे। कोयला, नाभ की ऊर्जा, पेट्रोल या सूरज ऊर्जा? अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पेट्रोल, नाभ की ऊर्जा और कोयला, ये सभी लगभग समय के साथ खत्म हो जाएंगी किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेकिन सौर ऊर्जा भी खत्म हो रही है, बट जो आपका इंसान का जो लाइफ साइकिल है या लाइफ जितना भी लाइफ है उसके अकॉर्डिंग ये बहुत अधिक है, जिस वजह से हम सौर ऊर्जा को नवीकरणीय स्रोत बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नांकित में से कौन सा भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? तो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर रीजन के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा मैंने मैप बनाया रखा है, एक बार थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाला पोर्शन यूरेशिया वाला है, यूरोप है, प्लस ये एशिया दिख रहा है आपको, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। तो इस वाले रीजन में क्योंकि ये वाला भूमध्य सागर है तो इसके आसपास का जो रीजन है ये आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश हो गए। अब यही जो जलवायु है वो आपका यहाँ पे कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को ये वाले रीजन में देखने को मिलेगी, यानी जो अमेरिका है उसके पश्चिमी भाग पे देखने को मिलेगी, पश्चिमी तट पे। इसी प्रकार से यही जलवायु आपके चिली के कोस्ट पे देखने को मिलेगी। इसी प्रकार की ये जलवायु आपके ऑस्ट्रेलिया में भी, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इन चारों में से किस रीजन पर, कहाँ पर भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश नहीं है? ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछा है, तो चिली में भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश है, मोरक्को में तो है ही है, मोरक्को यहाँ पे लोकेटेड है, चिली यहाँ पे, दोनों में भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश है। कैलिफोर्निया में भी है, कैलिफोर्निया ये वाला रीजन है, जबकि चीन वाले हिस्से में इस प्रकार की कोई जलवायु नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 890, निम्नलिखित में से रोपड़ फसल का नाम बताइए, यानी कौन सा प्लांटेशन क्रॉप है इन चारों में से? चाय, गेहूं, कपास, उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर चाय रहेगा। चाय, कॉफी, रबड़ ये सभी आपके प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? पहला है, यानी कौन सा गलत मैच्ड है? पहला दे रखा है पुनर्प्रयोजनीय संसाधन, यानी नॉन रीयूजेबल रिसोर्सेज, इसके आगे दे रखा है गैस। दूसरा दे रखा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसके आगे दे रखा है वन्यजीव या वाइल्ड लाइफ। इनऑब्जेस्टिबल रिसोर्सेज, अच्छेशील संसाधन वायु। क्षयशील संसाधन जल। तो यहाँ पे यही गलत है, क्षयशील संसाधन जल नहीं है। ठीक है, जल समय के साथ खराब नहीं होता क्योंकि ये वाटर साइकिल चलता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जल की जो जितनी मात्रा है वो लगभग पृथ्वी पर कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो यह क्षयशील नहीं है, ठीक है, एग्जॉस्टिबल नहीं है, तो यही गलत मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, कौन सा एक सर्वसुलभ संसाधन है? सर्वसुलभ यानी यूबिक्यूसियस, जो लगभग पृथ्वी के हर प्लेसेस पे आपको अवेलेबल रहेगा। कौन सा सर्वसुलभ संसाधन है? अब्रक नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, हर जगह नहीं मिलता, कोयला भी हर जगह नहीं मिलता, लेकिन सौर ऊर्जा आपको हर जगह पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, कौन सा एक क्षयशील संसाधन है? क्षयशील जो समय के साथ खत्म हो जाए। मिट्टी, प्राकृतिक गैस, खनिज, वन आपको नहीं है, मिट्टी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो दोनों हैं प्राकृतिक गैस, खनिज संसाधन, ये दोनों ही आपके क्षयशील संसाधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने दिया है? अगर यहाँ पे स्टेटमेंट ये होता है कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं इंसान के द्वारा, तो उसमें जिमरमैन आ जाता, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है बोमैन का है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ये दोनों ही स्टेटमेंट इस तरीके के संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, बनते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट जिमरमैन और बाउमैन के हैं। ठीक है, जहाँ पर इंसान का रोल दे रखा हो वहाँ पे आप जिमरमैन लगाएंगे, अन्यथा की स्थिति में बोमैन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थानिक संगठन की अवधारणा में से कौन सा एक संबंधित है? स्थानिक यानी लोकेशन, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया? तो अमेरिकन स्कूल से आया था। क्वेश्चन नंबर 96, टैगा वन की विशेषता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, समशीतोष्ण, भूमध्य रेखीय, उपरोक्त सभी? यानी टैगा वन कहाँ पे पाया जाएगा मेनली? तो जो टैगा प्रदेश है ये आपका कनाडा, साइबेरिया वाला रीजन, ग्रीनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, ये वाला रीजन, यानी टेम्परेट जोन होता है जहाँ पर आपका टैगा वाले वन पाए जाएंगे, जिसे बोरियल वन भी कहा जाता है।
ठीक है। तो ये सभी जो जो वन पाए जाएंगे वो आपका समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपका सॉफ्टवुड की ट्रीज होती हैं, सॉफ्टवुड लकड़ी होती है, मृदु लकड़ी पाई जाती है। यहाँ से पेपर इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है ये वाला इलाका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, विश्व में सबसे बड़े एवं घने वन कहाँ पे हैं? ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लार्जेस्ट एंड डेंसेस्ट, सबसे घने वन। तो ये आपका सदावर बन रहे होंगे, सदावर के साथ साथ ट्रॉपिकल होंगे। अब ये लोकेशन कहाँ पे है? ब्राजील में, भारत में, कनाडा में, सहारा में। तो करेक्ट आंसर ब्राजील रहेगा। ब्राजील में भी जो अमेजन का जंगल है, ठीक है, जिसे सेलवास कहा जाता है, ये सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट एंड लार्जेस्ट आपके फॉरेस्ट हैं वर्ल्ड में। ठीक है। इन्हें विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, सेल्वा वनों की विशेषता क्या है? तो जो सेल्वा वन है जो ब्राज़ील के अमेजन जंगलों में पाए जाते हैं, तो उनकी विशेषता है कि यहाँ पे चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? यानी डिफॉरेस्टेशन को रोकने वाला, डिफॉरेस्टेशन को बैन करने वाला पहला कंट्री कौन सा है? करेक्ट आंसर रहेगा नॉर्वे। ठीक है। प्राइवेट से संबंधित जितने भी अच्छे कदम मेनली जहाँ पर सबसे अच्छे उठाए जाते हैं वो रहते हैं नॉर्वे। थोड़ा सा एक जनरल स्टेटमेंट है कि नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, ये सभी कंट्री बहुत ही अच्छी कंट्री हैं एनवायरमेंट के लिहाज से। ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए जाते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और ये आपका पेपर का लास्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन। मत्स्य व्यवसाय किस वर्ग की क्रिया में आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक? करेक्ट आंसर प्राथमिक। ठीक है। फिशिंग फिशिंग आपका प्राथमिक में आपसे सारी चीज़ें आती हैं। फिशिंग आता है, एग्रीकल्चर आता है। ठीक है। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, दुग्ध उत्पादन, माइनिंग, खनन उत्पादन, ये सारी चीज़ें जो प्रकृति से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, ये सभी आपके प्राथमिक सेक्टर से संबंधित हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका पेपर ख़त्म हुआ। ठीक है। अब आप केवल ये सारे वीडियो देख लीजिए, जितना भी मेरा जो नोट्स हैं उनको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है। और जितने भी मेरे चैनल पे थोड़े बहुत वीडियो पड़े हैं उनको भी जाके अगर टाइम मिले तो कर लीजिएगा। आपका पेपर गारंटी है। बेस्ट ऑफ लक।